ये है अर्थ, जिसके बिल्कुल नीचे मौजूद ये मैसिव कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, दुनिया का सबसे खतरनाक और मिस्टीरियस प्लेस, जिससे एलियन से लेकर हिडन पोर्टल्स और लॉस्ट सिविलाइजेशंस तक की कहानियां जुड़ी है। लेकिन इस कॉन्टिनेंट का भी जो सबसे खतरनाक प्लेस है वो है ये छोटा सा बिंदु, जिसे हम कहते हैं साउथ पोल। और वैज्ञानिक कई बार इसकी तुलना ब्रह्मांड के कुछ सबसे एक्सट्रीम प्लैनेट्स की कंडीशन और इन्वायरमेंट से करते हैं, क्योंकि ये जगह इतनी खतरनाक है कि ना यहाँ पर कोई भी जीव मौजूद है, ना ही कोई पेड़ पौधा, और टेम्परेचर इतना एक्सट्रीम है कि कुछ सेकेंड्स में ही -70 डिग्री का टेम्परेचर आपको पत्थर की तरह जमा कर मार डाल सकता है। और शॉकिंग बात यह है कि ऐसा हो भी चुका है। कई लोगों ने सिर्फ अंटार्कटिका के इस पॉइंट तक जाते हुए बर्फ की दरारों में गिरकर और यहाँ पहुंचकर ज्यादा ठंड से जमते हुए अपनी जान दी है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि इतनी जानों के बावजूद आज इंसान इस पॉइंट पर परमानेंटली रहते हैं, जहां स्पेस एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग भी होती है। पर आखिर कैसे इतनी एक्सट्रीम वेदर और टेम्परेचर में बिल्कुल आइस एज जैसी जगह में इंसान जीते कैसे हैं, और आखिर अंटार्कटिका के इस खतरनाक पॉइंट पर समुद्र से कई किलोमीटर ऊपर ठोस बर्फ पर रहना कैसा होता है? आज हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फॉलो कर लेना। तो आज से 11,000 साल पहले पृथ्वी कुछ ऐसी दिखती थी, पूरी तरह बर्फ से जमी हुई, एक स्नो ग्लोब जैसी, जहां हम इंसानों के एंसेस्टर्स हमेशा छोटी गुफाओं में छिप कर रहते थे और जरूरत पड़ने पर ही बाहर आकर जानवरों का शिकार करते थे। इन दिनों हम इंसानों के लिए पृथ्वी पर सरवाइव करना इतना मुश्किल था कि इंसानों की पॉपुलेशन बहुत तेजी से गिरने लगी, क्योंकि इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को झेलना उनके लिए नामुमकिन सा था। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इतने 1000 साल गुजरने के बाद भी आज भी एक जगह है जहां पृथ्वी का एनवायरनमेंट उसी तरह का या उससे कहीं ज्यादा खतरनाक आइस एज कंडीशन बनाए रखता है? वेल, ये जगह है अंटार्कटिका का ये पॉइंट, अर्थ का साउथ पोल। और पृथ्वी के बिल्कुल नीचे मौजूद इस जगह पर जब आप जूम करते हो तो आपको एक बहुत बड़ा मैसिव स्ट्रक्चर दिखता है। नाम है एमंडसन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन। और आपको जानकर हैरानी होगी कि साउथ पोल पर बना ये स्टेशन लिटरली समुद्र के ऊपर करीब 3 किलोमीटर मोटी जमी बर्फ की चादर पर बना है। इस स्टेशन के बारे में भी हम आगे डिटेल में जानेंगे, पर पहले एक बार देखते हैं कि क्यों साइंटिस्ट साउथ पोल के इस पॉइंट को अर्थ और इवन सोलर सिस्टम के सबसे खतरनाक प्लेसेस में काउंट करते हैं। तो एक बार अंटार्कटिका के इस स्नो डेजर्ट पर नजर डालो। ये जगह देखने में क्लीन और सिंपल लग सकती है, लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट इंसानों का यहाँ नॉर्मली रहना इम्पॉसिबल बना देता है, क्योंकि यहाँ बारिश नहीं होती, सिर्फ बर्फ आसमान से गिरती रहती है जो कभी मेल्ट ही नहीं होती, बस रबड़ की तरह हवा से इधर उधर उड़कर ऊपर नीचे ढेर बनाती रहती है। इसके अलावा साउथ पोल को जो सबसे खतरनाक बनाता है वो है यहाँ का टेम्परेचर, जो विंटर में -60 से -70 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, और जब हवा चलने लगती है तो यही टेम्परेचर -80 से -90 डिग्री सेल्सियस फील होता है। यानी अगर इंसानी शरीर बिना कपड़ों के यहाँ एक्सपोज हुआ तो कुछ ही मिनटों में पत्थर जैसा हार्ड हो जाएगा। सबसे ज्यादा वियर्ड चीज है यहाँ का स्काई, जो लिटरली ऐसा फील कराता है मानो आप किसी एलियन ग्रह या एलियन सोलर सिस्टम में हो, क्योंकि यहाँ नॉर्मल अर्थ की तरह 4 सीजन्स नहीं होते, सिर्फ 2 होते हैं। एक 6 महीने का दिन, जिसे आप एक तरह से गर्मियों का समय कह सकते हो, और एक 6 महीने की रात, जो होती है सोलर सिस्टम की वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल विंटर। इसे आप कुछ इस तरह समझो, सितंबर के आसपास यहाँ सूरज एक बार होराइजन से निकलता है और फिर अगले 6 महीने तक कभी भी सेट नहीं होता, बस लो एंगल पर आसमान में गोल गोल घूमता रहता है, और फिर मार्च के अराउंड वो धीरे धीरे होराइजन के नीचे चला जाता है, और फिर अगले 6 महीनों तक पूरा ब्लैक स्काई, जहाँ सिर्फ स्टार्स, मिल्की वे और कभी कभी ग्रीन पर्पल अरोराज देखने को मिलते हैं। और जो बात अंटार्कटिका को और भी ज्यादा एलियन बनाती है ना, वो है लाइफ का एब्सेंस। साउथ पोल के आसपास ना बर्ड्स है, ना इंसेक्ट्स है, ना प्लांट्स है, कोई भी लोकल ट्राइब, कोई विलेजर, कोई फिशरमैन, कुछ भी नहीं है। जो भी इंसान यहाँ आया है वो लास्ट 100-120 सालों में ही यहाँ आया है। अगर अमेरिका के इस एमंडसन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन को हटा दे तो ये पूरा एरिया एक डेड वाइट डेजर्ट है, जिसने हिस्ट्री में कई लोगों की जान ली है।
पर आखिर कैसे? तो इसके लिए हमें साउथ पोल तक इंसानों के पहुंचने की कहानी को शॉर्ट में समझना होगा, जिससे आपको अंदाजा होगा कि क्यों अर्थ का ये पॉइंट इतना ज्यादा खतरनाक है। तो साल 1911 से 1912 का समय था, जब दुनिया भर के एक्सप्लोरर्स का सपना था साउथ पोल पर पहुंचने वाला सबसे पहला इंसान बनना, जो एक इम्पॉसिबल टास्क में काउंट होता था। और इस इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल बनाने के लिए दो लोगों के बीच रेस लगी थी, नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर रोवाल्ड एमंडसन वर्सेस ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट। दोनों का एम बहुत ही सिंपल था, सबसे पहले साउथ पोल पर पहुंचकर अपने देश का झंडा लगाना और अपना नाम इतिहास में साउथ पोल तक पहुंचने वाला पहला इंसान के रूप में लिखवाना। दोनों का जब सफर शुरू हुआ तो एमंडसन ने डॉग स्लेड टीम और लाइट गियर साथ लिए और इस खतरनाक सफर को पूरा करके साउथ पोल तक पहले पहुंचने के लिए एक केयरफुली प्लान बनाया, जबकि स्कॉट की टीम ने हेवी इक्विपमेंट और एक्सपेरिमेंटल मोटर स्लेड्स लेकर सफर शुरू किया, जिन्होंने उनके सफर को आसान बनाने के बजाय और मुश्किल बना दिया और उन्हें हार और मौत के करीब लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि दोनों टीम्स ने जब साउथ पोल तक पहुंचने के सफर में अंटार्कटिका के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में महीनों तक मार्च किया, तो लगातार ब्लिजार्ड्स, हिडन क्रेविसेस, -40 -50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर ने उन्हें हर बार ये महसूस कराया कि इंसान इस जगह के लिए नहीं बनाए। लेकिन इस सब के बावजूद एक क्लियर प्लानिंग और हल्के सामान के कारण रोवाल्ड एमंडसन 14 दिसंबर 1911 में साउथ पोल तक पहुंच जाते हैं और अपने टेंट्स लगाकर नॉर्वे का झंडा गाड़ देते हैं। इसके बाद वो सब यहाँ कुछ फोटोज लेते हैं और फिर सेफली वापस लौट आते हैं। लेकिन साउथ पोल पर गड़ा उनका वो फ्लैग और पीछे छोड़े टेंट्स एक पहचान थे कि उन्होंने सबसे पहले इस इम्पॉसिबल साउथ पोल को जीत लिया है। पर उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि उनके इस अचीवमेंट को देखकर फैल्कन स्कॉट और उनकी टीम का मोरल इतना टूट जाएगा कि वो कभी फिर इस साउथ पोल से जिंदा लौटकर ही नहीं आएंगे। क्योंकि जब 17 जनवरी 1912 को फैल्कन स्कॉट अपनी टीम के साथ यहां पहुंचते हैं तो उन्हें साउथ पोल पर नॉर्वेजियन फ्लैग दिखता है। अब इमेजिन करो कि तुम 78 दिनों तक बर्फ के इस रेगिस्तान में जान पर खेलकर एक पॉइंट पर पहुंचते हो, टेंट खोलते हो और वहां किसी और कंट्री का फ्लैग ऑलरेडी लहरा रहा होता है। ये स्कॉट और उसके टीम के लिए इतना डीमोटिवेटिंग था कि रिटर्न जर्नी में स्टॉर्म, फ्रॉस्टबाइट, भूख और एग्जॉशन से पूरी टीम मर जाती है, क्योंकि अब उनके अंदर हौसला ही नहीं था। बाद में जब इस जगह दूसरे देशों के एक्सप्लोरर्स आते हैं तब उन्हें उनकी मरी हुई टीम के फ्रोजन टेंट्स और डायरीज मिलते हैं। ये कहानी हमें दिखाती है कि अंटार्कटिका का ये पॉइंट कितना खतरनाक है और उस जमाने में यहाँ परमानेंटली रहना किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। पर वर्ल्ड वॉर के बाद साइंस का स्केल बदल गया। 1957 से 58 के इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ने डिसाइड किया कि वो जियोग्राफिक साउथ पोल पर एक परमानेंट रिसर्च स्टेशन बनाएगा। नाम रखा गया ओल्ड पोल स्टेशन, जो साउथ पोल की सरफेस पर हर्ट्स और टनल्स का छोटा सा नेटवर्क था, जिसे ऊपर से देखने पर कुछ मेटल बॉक्सेस और फ्लैग्स दिखते थे, क्योंकि इस दौरान असली स्टेशन नीचे स्नो के अंदर नैरो पैसेज के रूप में बना था, जहां लिटरली लोग रहा करते थे। पर प्रॉब्लम वही पुरानी थी, स्नो। हर साल थोड़ा फ्रेश स्नो, ज्यादा ड्रिफ्ट, जीरो मेल्टिंग, सालों साल में हर्ट्स धीरे धीरे आइस के नीचे दबने लगे थे। मेन एंट्रेंस ऑलमोस्ट कंप्लीटली बरी हो गया था। लोगों को लिटरली टनल डिग करके अंदर बाहर जाना पड़ता था। इसके अलावा इस स्टेशन के ऊपर लगातार जमा हो रही बर्फ के प्रेशर से इसकी वॉल्स क्रैक होने लगी, रूफ्स डीफॉर्म होने लगे। फाइनली ओल्ड पोल को अमेरिका द्वारा अबेंडन करना पड़ा और दशकों बाद जब ऊपर की आइस स्लैब वीक हो गई तो इस पुराने स्टेशन को ब्लास्ट करके कोलैप्स कर दिया गया ताकि कोई फ्यूचर एक्सीडेंट ना हो। जिसके बाद शुरुआत हुई एक नए तरह के साउथ पोल स्टेशन की, सेकंड जनरेशन स्टेशन, जो एक शाइनी एल्यूमिनियम जियोडेसिक डोम था जो 1970s में बना था। अब इसे इस शेप में बनाने के पीछे आइडिया ये था कि डोम शेप पर हवा बर्फ को इजीली स्लाइड करा देगी। पर अंटार्कटिका के साउथ पोल पॉइंट ने इस थियरी को भी गलत साबित कर दिया, क्योंकि कुछ सालों में ही अंटार्कटिका की विंड्स और ड्रिफ्टिंग स्नो ने डोम के बेस के अराउंड फिर से घेरा बना लिया और पूरा डोम स्ट्रक्चर धीरे धीरे स्नो में कवर होने लगा, मानो जमीन खुद ऊपर की तरफ आ रही हो। इवेंचुअली अमेरिका को अपने डोम स्टेशन की टनल्स शिफ्ट करनी पड़ी, फाउंडेशन पर स्ट्रेन आने लगा और डोम भी एंड में डिसमेंटल करना पड़ा। दो स्टेशंस, दो फेलियर्स, एक ही विलेन, स्नो, जो अंटार्कटिका के इस पॉइंट पर कभी पिघलती ही नहीं।
इस बार इंजीनियर्स ने डिजाइन फिलोसॉफी ही चेंज कर दी। उन्होंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ये सीखा था कि अगर स्नो बिल्डिंग को ग्राउंड से मैक्सिमम दूर रखो तो एक लॉन्ग लाइफ स्टेशन बनाया जा सकता है। और यही सोच से जन्म हुआ साउथ पोल पर बने इंसानों के परमानेंट घर एमंडसन स्कॉट स्टेशन का, जो लिटरली एक बड़ा सा एलिवेटेड कॉम्प्लेक्स है जो स्टील के स्पेशल फ्रेम पर स्नो सरफेस से 6 से 7 मीटर ऊपर टिका हुआ है, जिसके नीचे से विंड फ्रीली क्रॉस करती है, स्नो को उड़ाकर ले जाती है। इसलिए बड़े बड़े ड्रिफ्ट्स के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर फ्यूचर में स्नो लेवल ऊपर आ भी जाए तो इस स्टील फ्रेम से स्टेशन की हाइट इंक्रीज की जा सकती है और शेड्यूल्ड तरीके से की भी जाती है। अब आता है हमारा अगला सवाल कि आखिर अब इंसान साउथ पोल के इस जानलेवा फ्रीजिंग एनवायरनमेंट में सरवाइव कैसे करते हैं, जिसके लिए हमें चलना होगा एमंडसन स्कॉट स्टेशन के अंदर। तो स्टेशन के अंदर एंट्री करते ही फील आता है कि तुम किसी छोटी स्पेसशिप में घुस गए हो। नैरो कॉरिडोर्स, मेटल डोर्स, हर जगह वार्निंग साइंस, चेक गियर बिफोर गोइंग आउटसाइड। इसमें एक कॉमन एरिया गैली भी है जो इस स्टेशन की सबसे ज्यादा वार्म और चहल पहल वाली जगह है, जहां स्टेशन में रहने वाले सभी वैज्ञानिक, इंजीनियर्स, रिसर्चर्स कुछ समय बैठकर आपस में बातें करते हैं, 3 समय का खाना खाते हैं। यही मूवी नाइट्स होती है, गेम्स, ब्रीफिंग्स, सब कुछ। इसके अलावा समर सीजन में इस स्टेशन में सबसे ज्यादा भीड़ होती है, जिस दौरान यहाँ की पॉपुलेशन करीब 130 से 150 तक चली जाती है। कुछ एस्ट्रोफिजिसिस्ट, पार्टिकल फिजिसिस्ट, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्स, क्लाइमेट साइंटिस्ट इस दौरान यहाँ पर अपनी रिसर्च वर्क के लिए आते हैं। पर विंटर में ये नंबर अचानक 40 से 50 पर ही आकर रह जाता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा यहाँ की विंटर इतनी ब्रूटल और अंधेरे से भरी होती है कि ज्यादातर लोग इसे अवॉइड ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट LC-130 प्लेन जब फरवरी के एंड में यहां से उड़ता है तो सब लोग रनवे पर खड़े होकर उसे जाते हुए देखते हैं। प्लेन होराइजन के पीछे डिसअपीयर होते ही सबको एक हेवी साइलेंस फील होता है और रियलाइज होता है कि अब नेक्स्ट 6 महीने वो इस अंटार्कटिका की खतरनाक ठंड और अंधेरी रात में अकेले हैं। इस स्टेशन के स्ट्रक्चर को ध्यान से समझे तो इसके आसपास 3 मेजर जोन्स हैं। ऑपरेशंस जोन, जहां पर स्टेशन, पावर प्लांट, गैरेजेस और रनवे है। इससे थोड़ा दूर डार्क सेक्टर है। यहाँ ब्राइट लाइट्स, रेडियोस और ज्यादा वाइब्रेशन अलाउ नहीं है, क्योंकि इसी जोन में साउथ पोल टेलीस्कोप्स मौजूद है, एक 10 मीटर का इंस्ट्रूमेंट जो यूनिवर्स के बिग बैंग के बाद के माइक्रोवेव ग्लो को मैप करता है। पास ही बाइसेप जैसे टेलीस्कोप भी है जो CMB के पोलराइजेशन पैटर्न मेजर करते हैं। डार्क सेक्टर का सबसे यूनिक हिस्सा है आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, जिसकी एक यूनिक बात है, आपको ये जमीन पर दिखाई नहीं देगी। सरफेस पर तुम्हें सिर्फ कुछ बिल्डिंग्स और केबल्स दिखते हैं, क्योंकि रियल डिटेक्टर पूरा आइस के अंदर छुपा है। 1 क्यूबिक किलोमीटर के वॉल्यूम में 80+ वर्टिकल स्ट्रिंग्स के साथ हजारों ग्लास स्फीयर्स लगाए गए हैं, जो साउथ पोल के नीचे 1.5 से 2.5 किलोमीटर डेप्थ पर जमे हुए हैं। ये स्फीयर्स एक तरह से आंखें हैं जो बर्फ के अंदर फेंट ब्लू फ्लैशेस ढूंढती रहती है, क्योंकि जब स्पेस से आया कोई हाई एनर्जी न्यूट्रिनो आइस के किसी एटम से टकराता है, जो काफी रेयर होता है, क्योंकि न्यूट्रिनो ज्यादातर बिना एटॉमिक पार्टिकल से रिएक्ट किए ही निकल जाते हैं, इसलिए इन्हें यूनिवर्स के घोस्ट पार्टिकल्स कहा जाता है। लेकिन जब भी कभी ये रिएक्ट करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो आइस के अंदर एक टाइनी श्रिंको फ्लैश देखने को मिलता है, जिसे ये सेंसर्स पिक करते हैं, जिन्हें बाद में वैज्ञानिकों द्वारा स्टडी किया जाता है। इसके ऑपोजिट साइड में मौजूद है क्लीन एयर सेक्टर। ये एरिया स्पेशली बनाया गया है एटमॉस्फेयर रिसर्च के लिए, जहां एक ऑब्जर्वेटरी ग्रीन हाउस गैसेस, ओजोन, एरोसोल्स और प्योर बैकग्राउंड एयर को मेजर करती है। इसीलिए साउथ पोल स्टेशन के कोई भी व्हीकल्स इस डायरेक्शन में आना अवॉइड करते हैं, ताकि एग्जॉस्ट या डस्ट इंस्ट्रूमेंट्स को कंटामिनेट ना करे। पूरे प्लैनेट का क्लीन बेसलाइन समझने के लिए यहाँ का डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अपने सर्वाइवल वाले सवाल पर। आखिर इस आइस एज जैसी जगह पर लोग सर्वाइव कैसे करते हैं, इस ठंड में अपने आप को जमने से कैसे बचाते हैं, और यहाँ जीने का ओवरऑल तरीका कैसा है। तो देखो, साउथ पोल पर रहना स्टार्ट होता है न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च से। वहां से C-17 या LC-130 एयरक्राफ्ट तुम्हें मैकमर्डो स्टेशन तक ले जाते हैं, जो अंटार्कटिका कोस्ट पर है। यहाँ से साउथ पोल का सफर शुरू होता है। एक स्काई इक्विप्ड हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट उड़ता है और स्नो रनवे पर लैंड करता है।
है। इसके बाद तुम इसमें बैठते हो और साउथ पोल की ओर उड़ना शुरू करते हो। नीचे विंडो से तुम सिर्फ व्हाइट ही व्हाइट देखते हो। प्लेन जब साउथ पोल के आइस रनवे पर लैंड करता है, डोर खुलता है तो हवा एकदम से फेस पर स्लैब जैसी लगती है। नॉर्मल विंटर जैकेट भी यहाँ यूजलेस लग सकती है, इसलिए यहाँ आने से पहले तुम्हें हेवी बिग रेड जैकेट्स, इंसुलेटेड बूट्स, थिक ग्लोव्स, गॉगल्स दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तुम सिर्फ इसी में सरवाइव कर सकते हो, वो भी कुछ समय के लिए। इसलिए जब इस पूरे गियर को पहनकर आप प्लेन से बाहर आते हो, आपको पहला शॉक लगता है, जो है टेम्परेचर। एक ऐसी ठंड का एहसास जिसमें इतनी भारी गियर पहनने के बावजूद आपको अजीब सा महसूस होता है। आपको पता होता है कि ये कितनी जानलेवा है और ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जैसा आपने इससे पहले जिंदगी में कभी महसूस ही नहीं किया होगा। और ये रियलाइज होने के बाद आपको मिलता है दूसरा शॉक, जो है एब्सोल्यूट साइलेंस। क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, यहाँ ना कोई ट्री है, ना कोई नॉइज है, ना कोई ट्रैफिक है, बर्ड्स है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ विंड और दूर से जनरेटर की हल्की सी हम, जो इस पूरे स्टेशन में मौजूद लोगों को गर्मी जनरेट करता हुआ एकमात्र जीने का साधन है। इस स्टेशन में अंटार्कटिका के हर शख्स को देखते हुए रहने वाले लोगों के लिए काफी स्ट्रिक्ट रूल्स बने हैं। रूल नंबर 1, बाहर कभी भी बिना प्रॉपर गियर के मत निकलो। रूल नंबर 2, विंटर में लो विजिबिलिटी में हमेशा बाहर जाते हुए रोप लाइन पकड़कर चलो। रोप लाइंस मेटल पिलर से बंधी थिक रोप्स होती है जो मेन बिल्डिंग्स को कनेक्ट करती है, स्टेशन के अलग अलग इंपॉर्टेंट पार्ट्स को जोड़ती है। अगर स्टॉर्म सडनली आ जाए, तुम सिर्फ इस रोप को फॉलो करके सेफ एरिया तक पहुंच सकते हो। रोप छूट गया तो कुछ मीटर दूर खड़ी बिल्डिंग भी दिखाई नहीं देगी। इन शॉर्ट, बिना इस रोप के आप बिल्डिंग तक कभी भी पहुंच नहीं पाओगे और तूफान में फंसकर बर्फ में दबकर आपकी मौत हो जाएगी। इसके अलावा जब आप यहाँ पर पहली बार पहुंचते हो तो फर्स्ट वीक एल्टीट्यूड तुम्हें डिस्टर्ब करता है। सिर दर्द, हैवी ब्रीदिंग, सोने में प्रॉब्लम, डॉक्टर लोग तुम्हें ज्यादा पानी पीने, धीरे काम करने और बॉडी को एक्लेमेटाइज करने की एडवाइस देते हैं। स्टेशन के अंदर हवा बहुत ही ड्राई है, इसलिए ह्यूमिडिफायर्स चल रहे होते हैं। लोग नोज ब्लीड्स, क्रैक्ड लिप्स और ड्राई स्किन से डील करने के लिए लोशन, लिप बाम और सैलाइन स्प्रे हर टाइम पॉकेट में लेकर घूमते हैं। और एज एक्सपेक्टेड, समर सीजन रिलेटिवली बिजी और लाइवली होती है। सूरज 24 घंटे आसमान में रहता है, इसीलिए लोग कभी भी बाहर जाकर फोटोज ले सकते हैं। प्रॉपर गियर के साथ, पूरे साल की इक्विपमेंट और फूड सप्लाई के साथ स्टेशन पर न्यू कार्गो फ्लाइट्स भी इसी दौरान आती है और टूरिस्ट ग्रुप्स कभी कभी सेरेमोनियल पोल तक टूर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ साउथ पोल पर गर्मियों के समय में एक काफी फेमस ट्रेडिशन भी होता है, जिसे कहते हैं रेस अराउंड दी वर्ल्ड, जिसमें लोग सेरेमोनियल साउथ पोल के आसपास ऐसे सर्कल लगाते हैं कि टेक्निकली सब 24 टाइम जोन्स क्रॉस हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सर्दियों का समय शुरू होता है, साउथ पोल कंप्लीटली एक एलियन वर्ल्ड जैसा डिफरेंट वर्ल्ड बन जाता है। लास्ट प्लेन के जाते ही सब लोग स्टेशन के नोटिस बोर्ड पर एक सिंबॉलिक लाइन ड्रॉ करते हैं, नो फ्लाइट्स टिल नेक्स्ट समर। थोड़े दिनों बाद सूरज होराइजन से स्लाइड करके डिसअपियर हो जाता है। पहले ऑरेंज ग्लो, फिर धीरे धीरे ट्वाइलाइट, फिर पिच ब्लैक नाइट। अब 24/7 स्काई ब्लैक होता है। कभी कभी मिल्की वे इतनी ब्राइट होती है कि तुम्हारी शैडो बन जाती है और कभी कभी ग्रीन अरोरा आसमान में लहराती हुई दिखती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सर्दियों के इस समय स्टेशन में रहने वाले लोगों का नंबर काफी कम हो जाता है और जो यहाँ रहते भी है वो भी बाहर जाना ऑलमोस्ट अवॉइड ही करते हैं। स्टेशन के अंदर इन लोगों की लाइफ के बारे में बात करें तो अंदर की लाइफ बोरिंग लग सकती है, लेकिन एक्चुअली यहाँ हर चीज एक्सट्रीम वर्जन में होती है। पानी नॉर्मल टैप से नहीं आता, स्नो को मेल्ट करके या डीप आइस में हॉट वाटर ड्रिलिंग से बनाए गए वाटर कैबिन से सप्लाई आती है। हर लीटर का अकाउंट होता है, क्योंकि अगर सिस्टम फेल हो जाए तो पूरा स्टेशन प्रॉब्लम में आ सकता है। इंटरनेट लिमिटेड और स्लो होता है। एक शेयर्ड सैटेलाइट लिंक होता है जो दिन के कुछ स्पेसिफिक आवर्स में ही हाई बैंडविड्थ देता है, बाकी टाइम ईमेल भी डिले से जाता है। यूट्यूब बिंज, नेटफ्लिक्स, रियल टाइम गेमिंग, ये सब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। कुछ लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा पेनफुल चीज सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट होना नहीं, बल्कि फैमिली से दूर होना होता है। ना तुम उससे बात कर सकते हो, ना देख सकते हो। इसके अलावा स्टेशन के अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ड्राई एयर और सिंथेटिक क्लोथ्स मिलकर इतना चार्ज बना देते हैं कि मेटल हैंडल टच करते ही चिंगारी निकल सकती है। इसीलिए यहाँ रहते हुए लोग हैबिट बना लेते हैं कि पहले वॉल या ग्राउंडेड पाइप को
को हल्का टच करे, फिर सेंसिटिव इक्विपमेंट हैंडल करे। डीजल जनरेटर्स की वाइब्रेशन से कभी कभी टेबल्स पर रखे छोटे टूल्स स्लोली इधर उधर मूव करने लगते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट चीजें टेप से चिपका कर रखनी पड़ती है। लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज है वो है रहने वाले लोगों के मेंटल हेल्थ पर होने वाला असर, क्योंकि अकेलेपन में कई बार यहाँ डिप्रेशन जैसी चीजें नॉर्मल हो जाती है। साउथ पोल पर इंसानों द्वारा झेली जाने वाली इसी एक्सट्रीमली डेंजरस लोनली एनवायरनमेंट के कारण दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज को यह जगह काफी पसंद है, क्योंकि यहाँ एस्ट्रोनॉट्स को फ्यूचर मार्स और मून मिशंस के लिए ट्रेनिंग भी दी जा सकती है और मिलती भी है। इस स्टेशन पर कई सर्टिफाइड एस्ट्रोनॉट्स आते हैं और यहाँ उनकी मेंटल कैपेबिलिटी और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को हैंडल करने की क्षमता टेस्ट होती है। साउथ पोल सिर्फ पृथ्वी का एक कोना नहीं है, बल्कि ये हमें ये याद दिलाने वाली जगह है कि इंसान कितनी सीमाओं को पार कर सकता है और फिर भी प्रकृति से छोटा ही रहता है। यहाँ हजारों साल पहले आइस एज ने इंसानों को गुफाओं में छिपने पर मजबूर कर दिया था, वहीं आज उसी एक्सट्रीम ठंड में इंसान स्टील और साइंस के सहारे जिंदा है। लेकिन ये जिंदा रहना कोई जीत नहीं, बल्कि एक रोज का संघर्ष है, ठंड से, अंधेरे से, अकेलेपन से और खुद अपने दिमाग से। एमंडसन स्कॉट स्टेशन हमें यह सिखाता है कि टेक्नोलॉजी इंसान को बचा तो सकती है, लेकिन उसे आराम नहीं दे सकती। और शायद इसी वजह से साउथ पोल सिर्फ धरती का सबसे खतरनाक स्थान नहीं है, बल्कि भविष्य के मार्स और मून मिशंस का सबसे सच्चा रिहर्सल भी है। उम्मीद है इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें मैंने बात किया है मिस्र की सभ्यता के बारे में कि आखिर मिस्र की जो सभ्यता थी वो अचानक कहाँ गायब हो गई, आखिर वो आज कहाँ पर है और इतने एडवांस होने के बावजूद वो गायब कैसे हो गई। जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।